पुलवामा के बाद हमने एयरफोर्स को यूज किया, गोइंग इनटू पीओके, देन गोइंग इनटू खैबर पख्तूनख्वा एंड बालाकोट को हमने हिट किया। तो उस समय उन्होंने हमें बोला कि अरे तुम तो कौवे मार के आए हो। तो इस बार बड़ा वेल प्लान था कि हम जितने टारगेट जितने भी हम टारगेट करेंगे वो भी टेररिस्ट का महकमा होगा, चाहे वो एलईटी का है, चाहे जैश ए मोहम्मद का है, चाहे वो बहावलपुर है, चाहे मुरीद के है, या कोटली है, या रिक्याल है, जितने भी हैं उनको टारगेट किया जाएगा। और उन्हीं को हमने स्पेसिफिकली टारगेट किया। जब शत्रुबोध मैंने कहा तो आप याद रखिए, पाकिस्तान चाहे भूखा नंगा कैसा भी होगा लेकिन मुजोर है, वो वापस जरूर आएगा। वापस आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन आएगा जरूर। राम मंदिर बन गया, अगर आप राम मंदिर सपोर्ट करते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। आप नहीं समझ रहे हैं कि आपका पूरा डेटा बाहर जा रहा है। ऐसे भी इंटरनेट हमारा नहीं है, इंटरनेट यूएसए का है। आज तक यूएसए ने कभी किसी को कोई चीज फ्री में दी है क्या? इन देयर प्लेस दे मेक बिलियंस ऑफ रुपीज, पुट इट अक्रॉस इन फॉरेन कंट्रीज, और जैसे ही वो रिटायर हुआ प्लेन पकड़ते हैं और चल देते हैं। इस श्रीमान जी का भी वही इंटेंशन है। अनफॉर्चुनेटली वो पैसे कमाने का मौका ही नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि इमरान खान ने अंदर में रहते हुए भी उसके नाक में दम कर रखा है। नाउ टू डू दैट ही हैड टू रिगेन दैट पावर। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी रूइंड है। कॉर्नफ्लेक्स से लेकर रियल एस्टेट तक सारी इंडस्ट्री में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हाथ है। Vinod Khandare, AVSM, PVSM, SM, with a career spanning over almost 4 decades, has served in almost all kinds of challenging terrains and field areas of the country. That includes high altitude areas along Indo-China border in what is seen as friction points with China, remembered as Doklam in Sikkim and Chushul in Ladakh, active field areas of Jammu Kashmir and Northeast region. He has seen the tranquility of Kashmir in 1980 and the turbulence since 1989. He commanded his battalion during Kargil conflict and beyond in 99, 2000, 2001. He has co-authored a book, Data Sovereignty. His articles, podcasts, interviews are available in open media. He is recipient of Param Vishisht Seva Medal and Ati Vishisht Seva Medal from the Honorable President of India, Rashtrapati Bhavan. He was awarded by government Sena Medal for gallantry and also Chief of Army Staff Commendation Card and Army Commanders Commendation Card. He was also awarded the UN Medal for his contribution to conflict management and conflict termination work in El Salvador. He learned and functioned in Spanish language. He is now the principal advisor to Ministry of Defense since March 2022. I request Sir now to enlighten us with his knowledge. Welcome, sir. जय हिंद। Chaturvedi sir, being here, I feel humbled sitting in front of you, and I just saw Ajay Kotiyal also from my regiment. Ajay, हाथ ऊपर कर, जहाँ पे भी है। नहीं चला गया वो। चला गया, अच्छा ओके। अच्छा, वो मुरलीधर जी के साथ साथ जाना था। अच्छा, अब मुझे जो यहाँ पे बताया गया है, आई थिंक आई कंबाइन हिंदी एंड इंग्लिश इफ दैट इज ओके। ओके, अभी पहलगाम के बाद का जो मुझे बताया गया था, जिस स्पीड से इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, बट स्टिल पहलगाम वाज जस्ट अ ट्रिगर। जो ट्रैजेक्टरी है देश की वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। एंड हाउ डज अ नेशनल ट्रैजेक्टरी गेट फॉर्म्ड? इट इज बेस्ड ऑन योर सिविलाइजेशनल हेरिटेज. It is based on whatever is the goal that you have set for yourself. अगर हमारे एक प्रधानमंत्री आते हैं और हम सबको एक दिशा देते हैं और बताते हैं कि 2047 विकसित भारत, तो आपको एक गोल दे दिया गया है। इसके पहले किसी ने भी हमें गोल नहीं दिया। सब लोग हमको पंचवर्षीय योजना में फंसा के रखते थे।
कोई हमको रोटी कपड़ा मकान, इसमें कोई बोलता था गरीबी हटाओ, मतलब यही चल रहा था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। लेकिन अभी बिकॉज आपको एक बताया गया है कि ये अमृत काल है, अमृत काल में आपको कुछ अचीव करना है जिसमें यू हैव टू बिकम अ डेवलप्ड स्टेट। अब मेरा हमेशा से ये मानना है, और मैंने कई बार आयुषी जी से भी डिस्कस किया, एंड आई ऑलवेज से दैट इफ यू हैव टू बी अ डेवलप्ड स्टेट, विकसित देश होना है, तो क्या ये नई चीज है हमारे लिए? हम तो कई सदियों पहले ही विकसित थे, दुनिया में सबसे आगे थे। फिर क्या हुआ? आवर ट्रैजेक्टरी वेंट डाउन बिकॉज वी वर नॉट सुरक्षित, हम सुरक्षित नहीं थे। शायद एक कोई हमारे में एक ऐसी भावना आई वेयर वी थॉट वी आर द वाइजेस्ट पीपल, we have the richest tradition, we have all the wisdom and knowledge, and the person who's coming to fight you is also as cultured and as civilized as you are. तो आप उसको हराने के बाद फिर उसको छोड़ देते थे। आपने उसको अगर मल्ल युद्ध में या किसी भी दूसरे युद्ध में, मान लीजिए मैं उससे तलवार से लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसकी तलवार मैंने तोड़ भी दी, तो मैं दूसरी तलवार निकाल के उसको दे रहा हूँ, एंड दैट रिजल्टेड इन what happened between 700 and 1200 सी। आप उसके बाद गुलामी के रास्ते पे निकले। ये सब चेंज हुआ थोड़ा सा when Shivaji came on the scene. Here was one person who suddenly decided that अगर कोई मोरालिटी यूज नहीं करने वाला है लड़ाई में, तो आपको भी मोरालिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने आपको गले लगाया और आपके सर पे खंजर वो मार रहा है और आपको पीठ में भी खंजर मारने वाला है, तो आप उसकी आंतड़ियां तो निकाल ही सकते हैं। आई थिंक दैट इज वेयर वी सडनली फाउंड दैट रेजिस्टेंस विल बी बेस्ड ऑन शक्ति। शक्ति मीन्स नॉट ओनली ब्रूट फोर्स बट इवन योर मेंटल एजिलिटी। बहुत सारे लोग अभी भी हमारे यहाँ पे बात करते हैं जहाँ पे वेस्टर्न thought process is quoted in a lot of discussions. PowerPoint slide के ऊपर you will find a quote of Sun Tzu or Aristotle or Socrates. But people feel ashamed about talking about Chanakya Niti or Kautilya's Arthashastra. While I can tell you for sure that out of the major militaries, there is a definite teaching about Kautilya's Arthashastra. Even the US has a faculty which teaches this. So, अगर simple words में बोला जाए तो when Sun Tzu says know yourself and know your enemy, तो हमारे यहाँ तो बहुत simple words हैं, आत्मबोध और शत्रुबोध, यही तो simple words हैं। तो इसमें हमें शर्म क्यों आनी चाहिए मुझे नहीं पता। But anyway, that all that happened. Kautilya's Arthashastra, which was written even before Christ was born, and then when these invaders came, so it went missing. Now this is a wrong way of saying that it went missing. I think somebody treasured it. किसी ने उसको अच्छी तरह छुपा के रखा, बचा के रखा, और 1905 में मैसूर के एक लाइब्रेरी में वो मिला। और फिर उसके बाद अब 1905 में देखिए अंग्रेज थे यहाँ पे, और 1905 से 1912 के बीच में उसको 5 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें 4 भाषा यूरोपियन थी। तो इसका क्या मतलब है कि 1200 के बाद 1905 तक किसी ने उसको यूज नहीं किया? ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे रंजीत सिंह हो, चाहे लचित बोरफुकन हो, चाहे शिवाजी हो, उन लोगों ने यूज किया, लेकिन पढ़ के यूज नहीं किया। उनके किसी के माँ ने उनको सिखाया, किसी के पिताजी ने सिखाया, किसी के दादाजी ने सिखाया, लेकिन ये नॉलेज वर्बल तरीके से, मतलब हमारा एक समय था जब हम लिखते भी थे
लेकिन जब उसको नालंदा जैसे डिस्ट्रक्शन में गया तो आपने एक बहुत अच्छा विकल्प ढूंढा और वो था श्रुति और स्मृति। और आज भी अगर आप चाहते हैं, आप कभी भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली आप में से, आप अगर सुनेंगे ध्यान लगा के और उसको समझेंगे, श्रुति स्मृति याद रखेंगे, तो आपको मिलेगी समृद्धि। अब समृद्धि पैसे की नहीं, ज्ञान की। वो हम लोग उसको फिर धीरे धीरे भूलने लगे, लेकिन ये हमारे जितने पूर्वज थे, जितने भी मैंने नाम अभी लिए, इन सब ने उसको इस्तेमाल किया। शिवाजी की माताजी जो थी जीजाबाई, वो कोई कैम्ब्रिज या स्टैनफोर्ड से नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने जो उनको सिखाया, he became one of the most popular king of the entire times। और मराठी में उनको कहते थे जानता राजा, मतलब जनता का राजा, बिकॉज his first primary goal used to be what Kautilya had said, that ultimate goal is to be the welfare of the people, and this is a saying, welfare of the people, but how did he prove it? By actions। आपने सबने इतिहास पढ़ा होगा, 3 साल तक शाइस्ता खान लाल महल में पूना में रहा और पूरे उस इलाके को लूटता रहा। और उसके बाद शिवाजी ने खैर उसकी जो उंगलियां काटी, और उसके इमीडिएटली बाद ही वेंट टू सूरत एंड टुक द एंटायर रिचेस ऑफ सूरत। एवरी हॉर्समैन was carrying 2 spare horses to bring the entire riches. And how did he use that? For the people who had suffered for the 3 years of loot and pillage by the Mughals. One part went there. Where did the second part go? Look at the foresight of Shivaji at that time, where he said maritime trade is most important. Maritime trade had finished. So he said, okay, we will build boats, expensive thing. तो ये पैसे उसमें यूज किए गए, एक पैसा भी उन्होंने अपने लग्जरी के लिए या कंफर्ट के लिए नहीं यूज किया। ये एक राजा है जो किले में पैदा हुआ और किले में ही मरा, कोई उसने अपने लिए ऐसी लग्जरीज या ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सारा हमारा एक हेरिटेज है जो कि ज्ञान से भरा हुआ है, त्याग से भरा हुआ है और एक गौरव से भरा हुआ है। वहां से हम जब आते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ब्रिटिश, बिकॉज ऑफ द मैक्यूलर फॉर्म ऑफ एजुकेशन, नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेसर्स हियर, प्लीज डोंट कर्स मी, बिकॉज actually nobody is to be blamed for this, but we created a civilization, a generation of people who know how to abide by rules, regulations, policies and processes. We will not find many people trying to bring in reforms. Now a lot of people, and Jan Chaturvedi is here, we know how much of pressure is there on us to say military reforms लाइए। तो पुलिस रिफॉर्म्स कौन लाएगा? जुडिशियल रिफॉर्म्स कौन लाएगा? मीडिया में रिफॉर्म्स कौन लाएगा? सिटीजन के लिए रिफॉर्म्स कौन लाएगा? वो कोई नहीं लाएगा, बट मिलिट्री आप रिफॉर्म हो जाइए अपने आप। तो ये मेरा ये कहना है कि जब एक सोसाइटी को रिफॉर्म होना होता है तो एवरी ऑर्गन हैज टू रिफॉर्म, इट कैन नॉट बी ओनली। एंड आजकल तो ये एक फैशन बना हुआ है, जो मिलेगा वो पूछता है सर थिएटराइजेशन का क्या हो रहा है। मैं पूछता हूँ यार थिएटराइजेशन की स्पेलिंग ही बता दे तू। So problem here is that what others should do is known to everyone, and because of that, even after independence, we could not understand how to govern ourselves. Now I am making a very bold statement. आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तब भी ठीक है। Our country's maximum losses in these last 7 decades, nearing 8 decades, have been because of what? Poor law and order and extremely poor governance. Just by changing ICS into IAS does not mean that you have changed. So it has been, आप देख लीजिए कहीं पे भी राइट्स होते हैं, बसेस जल जाती हैं, प्रॉपर्टी, अरे ये क्या है? ये मेरा पैसा है भाई, मेरे टैक्स का पैसा है। But nobody is interested in that. That is one point. Secondly, we did very well in COVID, thanks to the leadership, thanks to the people who worked very hard, and actually the entire nation has done whatever good was required, although we had a lot of people who created enough impediments.
But why did we reach such a poor state? Is because health is one more topic which has been a cause of our backwardness. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप चाहे तो ऑडिट करके देख लीजिए. अभी हेल्थ भले ही स्टेट का सब्जेक्ट हो, लेकिन एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर सबसे छोटी जगह पे मिलता है. जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड पैटर्न है उसके अंदर 5 कमरे होने चाहिए. लॉजिकल है, एक डॉक्टर के लिए होना चाहिए, एक उसके पैरामेडिक्स और कंपाउंडर उनके लिए होना चाहिए, एक में स्टोर्स होने चाहिए, एक में पेशेंट को जब रिटेन करते हैं, एडमिट करते हैं तो उसके लिए, और एक जहाँ पे बाकी आके बैठे. आप कहीं पे भी जाइए, मुझे अगर 1.5 कमरे से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप दिखा दें तो मैं मान जाऊँगा. क्योंकि जब ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग बनती है तो वो जो करप्शन है उसकी वजह से ये सब होता है. Third thing which is extremely bad on us and because of which we are suffering today is because of the education. If a student from Jammu and Kashmir wants to study there but take up a job in Kashmir, in Kerala, he cannot. It's just not possible. Kashmir has seen so much of turbulence and we've been through that. For the entire academic year, schools have not opened, but children have passed. So this can be only the miracle that we can have. But it doesn't speak well of any country. There are many things, but I will end with one more simple thing which is a cause of worry for us, and that is environment. All good wisdom was there when the constitution was being written, when the subjects were being distributed into the 3 lists. I do not know how it happened. How can environment be in a state? How can you have a cloud of Maharashtra and a cloud of MP? How can you have a tree growing on the boundary with the roots in 2 states and then you say, ye kiska ped hai? How can you have a leopard or a tiger moving from one state to another? And you say, नहीं, ये तो state subject ही होगा. It can't happen like that. There is something that needs to change. You look around, you look at China. Why have they reached a level where they are talking of geoengineering? Why are they talking of cloud seeding to a level that cloud seeding करने के बाद कहीं पे भी बारिश हो वो है हमारी. But यहाँ पे ये होता है कि नहीं, वो seeding किया MP ने तो महाराष्ट्र में कैसे चला गया? You know, these are silly things, but obviously we need to correct it. I can be a critic, but obviously my generation has more to be blamed for that. Okay, so in the bargain, what happened? We created a number of problems. We inherited a number of problems because of the British, and we could never resolve them, and Kashmir is one of them. कश्मीर में शायद हम लोग जो वर्दी में थे हैं, हमारी आधी जिंदगी शायद उधर ही गुजरी, तो हम लोग समझते हैं कि वहां पे क्या इशू है. एलियनेशन होगा. अगर कोई ये कहता है कि सर वहां पे पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी तो बिल्कुल नहीं है. एब्सोल्युटली नॉट. इफ एनीबडी ट्राइज टू प्रूव मी, देन आई मस्ट बी ईदर स्लीपिंग और ड्रीमिंग दैट आई विल बिलीव यू. कोई पॉवर्टी नहीं है. बहुत अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है. आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, जिस तरह का घर है, जिस तरह के अंदर घर के अंदर साजो सामान है, इट्स नॉट पॉवर्टी. बट देयर वाज एन इंडस्ट्री ऑफ टेरर. दैट इंडस्ट्री ऑफ टेरर was nurtured by some, retained by some, and tolerated by some. What I mean by that? आप डिमांड करते रहिए कि आपको एक अलग स्टेटस चाहिए, और वो एक ड्रीम है, चूरन है, जो बेचा जाता है, जिससे सक्सेसिव जनरेशंस की फॉलोइंग दैट. इट इज लाइक गेटिंग इनटू दैट ओपियम वॉर. नशा दे दिया, आप उसी में घूमते रहिए. दूसरा था कि कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे महकमे भी थे कि इसको कंट्रोल करने के लिए उनका बजट इतना बढ़ गया कि अब वो बजट कम नहीं चाहते हैं. कुछ इनाम कि किसी को आपने पकड़ लिया तो आपको इनाम मिल गया तो बस ठीक है. ये दिस इज दैट इंडस्ट्री, एंड मीडिया प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दैट.
whether it was vernacular or whether it was national level, even international level for that matter. ये सब करते करते we have reached a situation where it became as if it was going to become independent post 1989. 1989 में और उस पीरियड में हम लोगों को सबको ये बताया गया. I still remember we were young majors and captains around that time. We told नहीं it's a matter of time ये जाएगा, and we used to say कैसे जाएगा, हम देखते हैं कैसे जाएगा. नहीं गया. It did not go. Lots of sacrifices from everyone, and it did not go across. For what we were doing for the nation, there were human rights cases leveled against us. The Bar Council of Srinagar, it appeared it belonged to Pakistan. There was not a single lawyer who would plead for you, and there were all lawyers who would plead for the guilty, for the accused, without charging a single penny. What does that mean? So it was an industry. That's exactly what I'm saying. And whether money was coming from ISI, whether it was coming through the drug industry, whether it was coming through the Hawala industry, but finally, for any such agitation to nurture, money is required. And that is where this present government did the right thing by cracking down on the money part. One of the steps that was taken is जो cross LC trade होता था, क्रॉस एलसी ट्रेड के लिए कुछ फिक्स पॉइंट्स थे, और मैंने वहाँ पे बारामूला में डिवीजन कमांड किया, और वहाँ पे उसमें उड़ी वाज दी प्लेस जहाँ से इधर का सामान उधर और उधर का सामान इधर लाया जाता है. उसका अग्रीमेंट है बिटवीन द टू कंट्रीज टू से कि वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर कैन बी सेंड टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेके जम्मू कश्मीर, और वहां वाला हमारे पास आ सकता है, और इसमें पैसे का लेन देन नहीं होगा, बट इट विल बी एडजस्टेड एज पर द वैल्यू, द कॉस्ट. सोपोर नाम की एक जगह है जहां पे फ्रूट की बहुत बड़ी मंडी है. दे बिकेम द बिगेस्ट हवाला ट्रेडर्स, बिकॉज यहां से जो सामान भेजेंगे और वहां से जो सामान आएगा उसका अंडर इनवॉइसिंग करके वो पैसा यहाँ पे हुर्रियत को अवेलेबल था, और हुर्रियत उस पैसे का इस्तेमाल यहाँ पे जो भी गलत कार्रवाई थी उसको वो देते थे. एक दूसरा, पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि पीओजेके में और पाकिस्तान में जितने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें हमारे कश्मीर से बच्चे जा सकते हैं और उनको फ्री में एजुकेशन मिलेगा. ये उन्होंने अनाउंस किया था, और इसका इस्तेमाल काफी कश्मीरी बच्चों ने किया. वहां पे उनके हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से दिखाने के लिए वो फ्री था, लेकिन हुर्रियत यहाँ से एक पर्ची देती थी जिसके बल पे ये बच्चा वहां पे जाके एडमिशन लेता था, और उस पर्ची की कीमत थी 5 लाख, और वो हुर्रियत पैसे यहाँ पे इकट्ठा करता था. इसका मतलब यहाँ के जो पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी थे, जो भारत सरकार के अधिकारी थे, उन्होंने भी अपने बच्चों को उधर भेजा है 5 लाख देके. बट वो तो भारत के सरकारी मुलाजिम थे, फिर कैसे हुआ ये? वो उसका प्रमाण यही है जो अभी आपने देखा कि बारामूला से बस भर के लोग भेजे गए जो कि पाकिस्तानी नागरिक थे जो यहाँ रहते रहे. ये जो मिली भगत है, और ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोगों को वहां पे जब काम करना पड़ता था, तो ऑब्वियसली इफ यू डिड योर जॉब राइट देन एलिगेशंस वर अगेंस्ट यू. ये वाली जो इंडस्ट्री है इसको ब्रेक पहले लगा जब प्रेजेंट गवर्नमेंट सेड नो क्रॉस एलसी ट्रेड एट ऑल. ना इधर से कुछ जाएगा ना उधर से कुछ आएगा. पहला झटका वहां लगा, सोपोर मंडी वालों की हालत खराब हुई, और दूसरा फाइनली जब आर्टिकल 370 गया. Now with article 370 having gone, there were a lot of politicians and major politicians who had said it can never happen, but it happened. Now why does it happen that for a number of years after 370 goes, everything seems to be all right? The tourists
reach 2.5 crores, Amarnath Yatra happens properly, and then suddenly, out of the blue, Pahalgam happens. Now you have to understand, this is a time of transition जिसमें कुछ assessments गलत हो सकते हैं. उसमें से एक assessment मेरे हिसाब से ऐसा था कि अभी कुछ नहीं हो रहा है तो मिलिट्री का प्रेजेंस वहां पे कम दिखना चाहिए. ये एक फीलिंग है, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम तो पुलिस स्टेट में आ गए. अगर पुलिस स्टेट में आए वाली ये फीलिंग किसी को नहीं भी है, तब भी शासन में लोगों को लगता है कि हमें मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे कम दिखानी चाहिए. हम पुलिस प्रेजेंस, एंड पुलिस में सीआरपीएफ इज इंक्लूडेड. नाउ मेनी ऑफ यू मे नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हेन सीआरपीएफ कंपनीज आर गिवन, ये फर्क है. जब आर्मी की बात करेंगे तो हम आर्मी की बात बटालियंस में करते हैं, सीआरपीएफ कंपनीज में करते हैं. तो हम जब बटालियन भेजते हैं तो उसमें अगर 4 से 6 कंपनियां हैं तो उसका कमांडिंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पीपल, 800 ऑफ देम. सीआरपीएफ की जब कंपनी जाती हैं तो कंपनी गई कहीं, वो कमांडिंग ऑफिसर है कहीं, वो कभी कमांड कंट्रोल नहीं कर पाता. सो ऑब्वियसली देयर इज अ मिसिंग लीडरशिप. इसका एक प्रमाण है पुलवामा. जब पुलवामा में ये कंपनी जारी थी तो उस पूरे कॉन्वॉय में ऑफिसर तो कोई भी नहीं था, बिकॉज ये एक स्ट्रक्चर है उनका. दिस इज अ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर. बट नाउ हियर वी वर ट्राइंग टू रिप्लेस एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द आर्मी which is properly structured with a loose structure like CRPF companies. But all CRPF companies are placed under the DG Police of J&K. How does he utilize them? He utilizes them by assigning these companies to the DIGs. The DIGs thereafter distributes them into thanas. तो ये क्या होता गया, इनका कमांड एंड कंट्रोल खिसकते खिसकते थानेदार के पास चला गया. पहलगाम में जो आप लोगों में से जितने अमरनाथ यात्रा में शायद गए होंगे, तो पहलगाम इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट वॉकिंग. दैट इज द पॉइंट जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है. वहां पे हमारी 3rd राष्ट्रीय राइफल्स की एक कंपनी होती थी, और फिर ये बोला गया कि अब सीआरपीएफ आएगी, तो सीआरपीएफ की एक कंपनी वहां पे आ गई और 3rd राष्ट्रीय राइफल्स की कंपनी दूसरी जगह लगी. तो अभी जब हमारा मीडिया, और मैंने शुरू में आपको बोला था कि कई बार मीडिया की बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, और जब मीडिया ने कहा कि कोई भी फौजी वहां पे नहीं आया, तो फौजी था ही नहीं वहां. तो इसीलिए जो मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, दीज आर 2 वर्ड्स और टर्म्स विच आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड. मिसइंफॉर्मेशन कैन बी इफ आई गिव अ मैसेज एंड आई से ओके ब्रिंग इट बैक टू मी एंड बिकम्स चाइनीज विस्पर. तो मैंने बोला क्या और मेरे पास पहुंचा क्या, इसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं. लेकिन अगर आप लोगों के बीच में 3 या 4 ऐसे लोग हैं जो पूरा मैसेज जानबूझ के उसको चेंज करते हैं, तो उसको डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं. एंड दैट इज डन बाय ISI, और दैट इज डन बाय चाइना, और दैट इज डन बाय इवन USA. तो ये मतलब ये इवेंट होने के बाद, ये इंसिडेंट होने के बाद, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आई बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन गेटिंग डिस्टॉर्टेड. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल से सर इसको कम्युनल एंगल दिया गया. इसको कई बार एक हमें मॉरल वैल्यूज की तरफ से भी देखना चाहिए, और एक हमारा अपना कैरेक्टर होता है. जो हुआ उसको कम से कम सच बोलना चाहिए. जो हुआ सच बोला गया, लेकिन देयर आर लेफ्टिस्ट हु विल नॉट अग्री विद दैट. दे विल वांट टू प्रमोट एन एजेंडा टू से कि बाकी सब ठीक था, लेकिन आपने जानबूझ के ये नैरेटिव दिया. ऐसा नहीं था. सभी ने देखा शुरू से. हाँ, थोड़ा बहुत वर्जन में चेंजेस हुए, जैसे मैं भी उसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था. पहले किसी टूरिस्ट ने बोला कि वो जो टेररिस्ट आए वो पुलिस की वर्दी में आए, और फिर किसी ने उसके बाद बोला कि नहीं वो फौजी वर्दी में है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिविलियन हु इज टॉकिंग टू यू, फॉर हिम अ कॉम्बैट ड्रेस और अ खाकी ड्रेस इट डजंट मैटर. द पर्सन वाज इन अ कॉम्बैट ड्रेस, ही सेड पुलिस, बिकॉज वहां पे उसने पुलिस की वैसा देखा. तो उसका इतना बड़ा हुआ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हुआ. नाउ आफ्टर दिस, व्हेन प्राइम मिनिस्टर केम बैक, cutting short his visit, and he was there on a very important visit for economic growth of the nation, but he cut short, he came back.
यहाँ पे एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जब ऐसा क्राइसिस होता है तो देश कैसे रिएक्ट करता है और कैसे डिसीजन लेता है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पद्धति इस तरह से है कि बिल्कुल अपेक्स लेवल या टॉप लेवल पे एक जवाबदारी नियुक्त है। पूरे देश की सुरक्षा केवल एक व्यक्ति पे है, वो है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की मदद के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को याद रखने के लिए आपको सिंपल 5 आपकी उंगलियां हैं। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में 5 लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर, 5। और इसको और भी अच्छी तरह से याद रखना है तो ये समझ लीजिए कि 2 इसमें से मतलब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर साउथ ब्लॉक में बैठते हैं, फाइनेंस और होम ये नॉर्थ ब्लॉक में बैठते हैं और पीएम वहां बैठते हैं। अगर ये इस तरह से भी याद कर लो तभी ठीक। खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए ये समझना बड़ा आसान है। ये मीटिंग हुई और मीटिंग में फिर कई निर्णय लिए। उसमें से एक निर्णय लिया इंडस वाटर ट्रीटी। एकदम से शुरू हो गया कि ओहो ऐसे कैसे होगा, पानी कहाँ रोकेंगे, पानी कहाँ बचाएंगे, पानी को कैसे कर सकते हैं, ये तो इन लोगों को पता ही नहीं है, बड़े अनाड़ी लोग बैठे हैं, चाय वाला है इसलिए ऐसा बोल रहा है। ये बोलने वाले सब थे जिनको ये मालूम नहीं था कि इसकी स्टडी 2019 में हो चुकी थी। 2019 में मैं NSCS में था, मुझे मालूम है क्योंकि मेरे ही नीचे वो स्टडी हुई। और वहां पे NSCS एक PMO का एक विंग है। PMO के 2 विंग हैं, एक NSCS है जो सिक्योरिटी के लिए और एक नीति आयोग है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो PMO को डायरेक्टली इनपुट्स इन दोनों से मिलते हैं, मंत्रालयों से भी मिलते हैं। जो NSCS है उसी के साथ में एक अपना उनका थिंक टैंक है जिसको बोला जाता है NSAB, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में वो डोमेन एक्सपर्ट्स लिए जाते हैं और 2 साल के लिए लिए जाते हैं। उनके टेन्योर बढ़ भी सकते हैं उससे ज्यादा, लेकिन उनको बताया जाता है कि ये स्टडी आप 2 साल के अंदर करके देंगे। अब जो हमारा जो सिक्योरिटी का डोमेन है उसमें हमने ये महसूस किया कि सिक्योरिटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू काइनेटिक वॉरफेयर ऑफ कन्वेंशनल वॉर। अभी सिक्योरिटी हैज स्प्रेड टू मेनी थिंग लाइक इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल सिक्योरिटी, और उसमें एक सबसे जरूरी है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में पानी आता है। तो वहां पे हम लोगों ने उस समय ये चर्चा की NSA से, और NSA को हमने कन्विंस किया, मैंने कन्विंस किया कि सर वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड ऑल्सो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। एंड 1960 में ये जो ट्रीटी हुई थी ये ऐसे एक अपनी पोजिशनिंग हुई थी कि जिसमें हम बड़े दयावान थे, हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, हमसे कोई लड़ेगा ही नहीं, और हम अपने उनको दिखाएंगे कि हमारा बहुत बड़ा दिल है, तो वो हमसे दे विल बी ग्रेटफुल टू अस फॉर लाइफ, एंड उसके बाद नोबडी विल डू एनीथिंग हार्मफुल टू अस। In 1960 when this treaty was made, as per the original thing, 60% of the water was to be given to Pakistan. वो घिसटते घिसटते कहीं तकरीबन 45-55% पे आके स्टेबल हुआ। लेकिन आपको ये देखना है कि पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, उसको ज्यादा पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और उस समय उसके बाद हम ग्रीन रेवोल्यूशन कर रहे थे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में तो वैसे ही पानी की आवश्यकता ज्यादा थी, तो ये डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। और ये 3 जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं और 3 सदर्न रिवर्स हैं, इसका बंटवारा हो गया 6 रिवर्स का। लेकिन हमने जब स्टडी की उसमें तो हमें ये 2 चीजें उसमें महसूस हुई, और उसका एक कारण और भी था। 2016 में जब उरी का अटैक हुआ तो उस समय ये देखने लगे कि ऐसा हमारे पास क्या लिवरेज है जिससे हम पाकिस्तान का बिहेवियर इंप्रूव कर पाएंगे। तो उसमें ये महसूस हुआ कि हमारी जो ये 3 रिवर्स हैं जिसका पानी हर एक बूंद हमारे पास होना चाहिए, ये भी पानी पाकिस्तान में जा रहा था। फिरोजपुर के पास आप लोगों में से जो लोग वहां रहे होंगे उनको पता है, हरिके एक रिजर्वायर है, हरिके में से भी पानी पाकिस्तान में जा रहा था। मतलब यहाँ से हमारा पानी उनके पास जा रहा है, हमारे इस पानी से एग्रीकल्चर कर रहे हैं,
उस एग्रीकल्चर में कॉटन है, उस कॉटन को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवाद हमारे यहाँ फैलाने में। मतलब इससे ज्यादा और बेवकूफी क्या होगी। तो उस समय 2016 में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये लेट अस गेट दिस राइट, एंड पीएमओ में उन्होंने प्रॉपर इस चीज को एनालाइज किया और उसके बाद 5 पर्टिकुलर डैम्स और बनाए गए जिनसे ये वाला पानी उधर नहीं जाना चाहिए। तो रतले है एक, ऐसे 5 डैम्स हैं जिनका पानी जम्मू कश्मीर को दिया गया, सांबा वाले एरिया में। उज भी एक रिवर है, उसका भी पानी उधर दिया गया। ऐसे 5 थी। लेकिन उसके बाद भी हमें महसूस हुआ कि हम और भी ये पानी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम ये चीज समझ लें कि हमने जब 1960, 1950 उस पर्टिकुलर उन दशकों में हमने जब बड़े डैम्स बनाए थे तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता था कि हमने बड़े बड़े डैम्स बनाए, भाखड़ा डैम, नंगल डैम, थियन पोंग, हमने बहुत अच्छे अच्छे डैम्स बनाए। आज की वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि हिमालय और यंग माउंटेन्स, उसका जो डेब्री है वो पानी के साथ आता है और इन बड़े डैम में वो सारा सिल्टिंग हो गया। तो आपको अभी लगता है कि उसका जो पॉन्डेज है उतना पानी हमारे पास है, उतना नहीं है हमारे पास, उसका सिल्टिंग लेवल बहुत हाई है। लेकिन उद्देश्य ये था कि जो हरियाणा पंजाब के बीच में लड़ाई है उसको कम किया जाए। पंजाब और हरियाणा का जो ग्राउंड लेवल है वाटर का, जो बहुत खराब हो चुका है, वो ठीक हो जाए। राजस्थान में और भी पानी मिलना चाहिए और फाइनली जब हम उसको ओशन से कनेक्ट करेंगे तो उसमें फिर जहाज ऊपर तक आ सकते हैं, छोटे जहाज आए, लेकिन आपके रोड्स और रेलवे पे प्रेशर कम होगा। ये सब कुछ तैयार करके एनएसए साहब अपने पास तैयार रखा था और जैसे ही ये मौका मिला उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो इसलिए जो बाहर आपको सुनाई देता है कि ये बिल्कुल गलत अनाउंसमेंट है, उस पर बिल्कुल भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन आजकल जिस स्पीड से कंस्ट्रक्शन होता है इतना भी समय नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। लोगों का ये कहना था, जब हमारी जल शक्ति मंत्री से भी इसके बारे में बात हुई तो पहले लोग ये सब हमें बोलने लगे कि, और खासतौर पे ब्यूरोक्रेट्स, कि सर लैंड नहीं मिलेगी। मेरे साथ में मेरा एक कर्नल था जो खुद फार्मर था उसी एरिया का, उसने बोला सर मेरी खेती ले लीजिए, कम से कम पानी तो दीजिए। ये लेवल ऑफ डेस्परेशन है। तो कई बार जो चीज नीचे के लेवल पे होती है दिल्ली तक नहीं पहुंचती या उस स्वरूप में नहीं पहुंचती जैसे पहुंचना चाहिए। तो इसलिए पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि पहलगाम के बाद क्या तो इंडस वाटर ट्रीटी पॉसिबल है। इसलिए विश्वास रखिए सरकार के ऊपर। जिस तरह से अगला एक विषय था कि जितने यहाँ पे वीजाज हैं और उन लोगों को रद्द करके वापस भेजा जाएगा, तो सडनली सरकार को भी ये झटका लगा कि इतने सारे पाकिस्तानी यहाँ पे कहां से आ गए और ये लोग यहाँ पे रह के आधार कार्ड, आपकी पूरी बेनिफिट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, वोटिंग, आपकी सरकार पाकिस्तानी चुन रहा है। ये मैं खुद बारामूला में था, मुझे नहीं मालूम था कि इतने वहां पे लोग रह रहे हैं। क्यों नहीं मालूम था? मैंने पहला पॉइंट क्या आपको बताया, लॉ एनफोर्समेंट वीकनेस है। अगर लॉ एनफोर्समेंट में वीकनेस है, शायद आप लोगों के जो दादा नाना होंगे उस समय से पूछिए, एक बहुत बड़ा विश्वास था कि एक पुलिस स्टेशन जो आपके मोहल्ले में है या उस इलाके में है, वहां का जो पुलिस का महकमा होता था, दे वर लाइक योर फैमिली फ्रेंड्स। दे न्यू एग्जैक्टली कि किस घर में कितने लोग रहते हैं और आज बाहर से कौन आए, और वो जाके वहां पे बातचीत करके चाय पी के भी निकल जाएंगे। आज वो बीट पुलिस में नहीं है। किसी एक थाने में मैंने ऐसे ही एक इंटरेस्ट के लिए चेक किया तो 150 की नफरी पुलिस वालों की वहां पे ऑथराइज है और उस एसएचओ के पास, बेचारे के पास 35 लोग। बाकी के कहां गए? भर्ती तो पूरे हुए, बाकी कहां गए? वीआईपी सिक्योरिटी। दूसरा, वो पुलिस वाला भी नहीं चाहता बीट पुलिसमैन करे क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है। तो वो लग जाता है किसी का अर्दली, किसी को मदद करने के लिए।
तो अगर हमें अपने देश के अंदर सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को चेंज करना है, तो जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उसको दोबारा अस्तित्व में लाना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, आपको सिर्फ वो 150 पुलिस वाले नहीं चाहिए, आपको वेल एजुकेटेड, एम्पावर्ड, एनविजन्ड पुलिस वाले चाहिए। मतलब आज की तारीख में साइबर का खतरा है, आज की तारीख में ड्रोन का खतरा है। वो तो एक तुकाराम उंगले था जिसने कसाब को पकड़ा लाठी के बल पे, और इंसिडेंटली वो भी फौज का ही था। आप में से शायद नहीं पता होगा, वो फौज से नायक के लेवल पे छोड़ के गया था, तब वो इतनी हिम्मत कर पाया, बाकी तो पता नहीं कहाँ थे। तो इसीलिए जब ये अग्निवीर वाला भी चल रहा है, इसमें हम लोग, और जैन चतुर्वेदी भी हैं उसमें, हम लोग बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे अग्निवीर जब बाहर निकलेंगे, लैटरल इंडक्शन इनटू पुलिस इज नॉट अ बैड आइडिया, पर उससे किसी की रोजी रोटी जाने वाली है। एनरोलमेंट इज बिग बिजनेस। उसके बाद ट्रेनिंग, इफ यू हैव टू ट्रेन अ कांस्टेबल फॉर 1 year with an Agnivir, you can finish the training in 3 months. I think we all as citizens have to be alive to this. I think we have to make people know that we are a thinking lot of citizens. We can think what is good for the nation, and especially the younger lot. Okay. अगली चीज, जब हम ये देखते हैं कि हमने उनकी एम्बेसी के लोग यहाँ से कम किए, उन्होंने भी रेसिप्रोकली हमारे एम्बेसी के लोग कम किए। ये होता है, ये रेसिप्रोसिटी पे ही फॉरेन अफेयर्स चलते हैं। तो हमारे ये कम करने का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे बहुत गलत एक्टिविटीज होती हैं पाकिस्तान की हाई कमीशन में। अगर कोई भी पाकिस्तानी उस जगह होगा तो वो अपने देश के लिए लॉयल तो रहेगा। तो जब आप कोई एक्टिविटी इस तरह से करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसमें भी कोई गलत कार्रवाई नहीं है। लोग काफी बोलने लगे कि सर ये इसमें तो डिप्लोमेसी को इसमें छोड़ देना चाहिए था। छोड़ने की क्या आवश्यकता नहीं है। दैट इज ऑल्सो लिवरेज, दैट इज ऑल्सो अ टूल विच इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। जब माहौल ठीक हो जाएगा आपको दोबारा बुला लेंगे। हमने भी अपने लोग वापस बुला लिए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अभी ये जो पिछले मतलब 7 तारीख से जो हमने अभी एक्टिविटी शुरू की है, इसके बारे में थोड़ा बताता हूं मैं आपको। व्हाट वाज द ऑप्शन विद अस? आपको अपने लोगों का अगर बदला लेना नहीं आता तो फिर इतना बड़ा डिफेंस बजट, इतना बड़ा फॉरेन मिनिस्ट्री का बजट किस काम का? इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसी काम की नहीं है। यूनाइटेड नेशन डेफिनेटली इज वन ऑफ देम। और ये हम नहीं कह रहे हैं। लुक एट यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप हैज पुल्ड आउट ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो वो डब्ल्यूएचओ से उसको बाहर जाने का उद्देश्य यही था कि दिखाना कि भाई यूएन तो आप तो न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बट एक्चुअली, और मैं ये आपको अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, मैं खुद यूएन में पीस कीपर था, मुझे मालूम है कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। और वहां पे जब भी इंडियन पीस कीपर्स मिलते हैं तो वो लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हमारा एक पीस कीपर 3 लोगों का काम करता है। तो अगर वेस्टर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से आप 5 दिन काम करेंगे, रात के समय आपको कोई बुला नहीं सकता, वीकेंड पे आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे, तो यूएन का कल्चर ये है। और उस हालत में हम लोगों ने ये महसूस किया कि यूएन के पास जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है और हमें ये अपने आप करना है। और कई लोगों ने ऑफर किया कि हम मीडिएट करेंगे, लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, पाकिस्तान के साथ या किसी भी देश के साथ हम बायलैटरली ही इश्यूज रिजॉल्व करेंगे। और उस पर्पस से देखते हुए हम लोगों ने जो इनिशिएट किया, उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी यूजिंग द आर्मी एट 7 प्लेसेस। पुलवामा के बाद हमने एयरफोर्स को यूज किया, गोइंग इनटू पीओके, देन गोइंग इनटू खैबर पख्तूनख्वा एंड बालाकोट को हमने हिट किया। तो उस समय उन्होंने हमें बोला कि अरे तुम तो कौवे मार के आए हो। तो इस बार बड़ा वेल प्लान था कि हम जितने भी हम टारगेट करेंगे वो भी टेररिस्ट का महकमा होगा,
चाहे वो एलईटी का है, चाहे जैश ए मोहम्मद का है, चाहे वो बहावलपुर है, चाहे मुरीद के है, या कोटली है, या रिक्याल है, जितने भी हैं उनको टारगेट किया जाएगा। और उन्हीं को हमने स्पेसिफिकली टारगेट किया। देखने वाली एक बात है जो कि आने वाले समय में सभी बात करेंगे। सभी बात करते हैं हाई टेक वॉर, एंड एवरीवन गिव्स एन एग्जांपल। टोमाहॉक मिसाइल्स थे जो गल्फ वॉर में, दे ब्रॉट द वॉर टू योर ड्राइंग रूम। तो ब्रिटिश को उसके बारे में बताया जाता है, ब्रिटिश को उसका क्रेडिट दिया जाता है, और उसके बाद रशिया यूक्रेन में दोनों को क्रेडिट दिया जाता है कि जिस तरह से उन्होंने किया। अजरबैजान आर्मेनिया में क्रेडिट दिया जाता है, अजरबैजान, टर्की, इजराइल को, और गाजा के लड़ाई में इजराइल को दिया जाता है। आने वाले कई सालों तक हमारी वाली ये एक्शन एडमायर की जाएगी एज अ हाईटेक वॉर, जिसमें नॉट अ सिंगल प्लेन क्रॉस्ड, not a single individual crossed, but we brought those targets down to Mother Earth. ये हाईटेक वॉर पहली बार हमारे आर्म फोर्सेस ने किया, और जो वेस्ट हमेशा हमको बोलता था नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, आज वो हमारे पास आ रहे हैं। आपने कैसे किया हमें बताइए। अपने ऊपर भरोसा रखना, जिसको मैंने शुरू में बोला आत्मबोध। अपने आप को नीचे मत दिखाइए, अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि अननेसेसरली हवा में उड़े, लेकिन अब काबिलियत है तो उस काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कीजिए। उसका रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड था। जब शत्रुबोध मैंने कहा तो आप याद रखिए, पाकिस्तान चाहे भूखा नंगा कैसा भी होगा, लेकिन मुजोर है, वो वापस जरूर आएगा। वापस आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। और वो उद्देश्य था जिसकी वजह से हम कल बिल्कुल तैयार थे, और वो लोग जब आए, हमारा जो एयर डिफेंस, जिसके बारे में सभी ने बोला था कि हमारा एयर डिफेंस अच्छा नहीं है, उस एयर डिफेंस ने जो कार्रवाई की, जिसमें ड्रोन्स गिराए, मिसाइल्स गिराए, प्लेन्स गिराए, और लोग नॉर्मली बोलते हैं कि अच्छा अब ठीक है अब कल करेंगे, उसी समय 1 घंटे के अंदर हमने काउंटर किया, जिसमें उनके कई और टारगेट्स हम लोगों ने गिराए हैं। ये जो जितने डिसीजंस थे इस पूरे टाइम पे हमने किसी से परमिशन नहीं ली और किसी को बता के नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आमतौर पे सब क्या बोलते थे, नहीं पहले अमेरिकन से पूछ लो, पता नहीं वो परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, अरे वो हो सकता है जीपीएस आपका बंद कर दें, जैसे उन्होंने 99 में कारगिल के टाइम पे किया था। इस बार सब कुछ हमारा था और सब कुछ हम जिस तरह से कर रहे थे, और ये एक एंडोर्समेंट है कि जो हमने कदम लिए हैं आत्मनिर्भरता के लिए, और जो हमने कदम लिए हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम अपनी मर्जी से चुनेंगे किसको हमने एंगेज करना है, कितना एंगेज करना है। अगर हमें इजराइल को करना है तो हम करेंगे, साथ ही साथ हमको ईरान को करना है तो हम करेंगे। अभी जब ये हम कर रहे थे उसी समय ईरान का डेलीगेशन यही था। जब फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे बात की और उन्होंने बोला कि भाई ये पिछले साल तो आपके यहाँ पे भी टेरर स्ट्राइक किया था इन्होंने, तो यू आर यूजिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। यू आर अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ एंड पाकिस्तान इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल टेरर. You are able to say that openly, looking into the eyes of people of the world, because you are getting stronger in economy. People are looking at your economic power, people are looking at your geographic power, people are looking at your demographic power. आप market हैं, और उसकी वजह से what is important for us in future is to ensure that this 1.4 billion population, out of which 60% is youth, they are physically strong, they are skilled. अगर आप सिर्फ डायबिटीज और हाइपरटेंशन में घूमेंगे तो इट इज अ कर्स टू हैव 1.4 बिलियन पीपल. इफ यू आर नॉट स्किल्ड देन यू विल बी लाइक पाकिस्तान, जिसमें सबसे ज्यादा भिखारी दुनिया में उन्हीं के हैं. You have to choose what is it that you want to leave for the future generation. If we, Abhi, in the next couple of hours, in the next couple of days, what will happen, I do not want to tell you, but this is the first time that we used Army, Air Force, Navy, all three together.
आप अगर सी ब्लॉकेट करते हैं तो उनकी इकोनॉमी वैसे ही खराब होती है। उसके पास 9 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसका जो फ्यूल का रिजर्व है वो 4 डेज का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। चाइना विल जंप इन डेफिनेटली, सो यू विल हैव टू बी स्टेबल ऑन दैट अकाउंट ऑल्सो। अगर आप लोगों को अभी जैसे सभी को बोला गया कि ब्लैकआउट ड्रिल, सिविल डिफेंस, इंडिपेंडेंस के बाद 1965 में मैं यहाँ पे था एंड आई रिमेम्बर उस समय भी सिविल डिफेंस की ये ड्रिल्स होती थी, फिर हम भूल गए। अभी अगर वो किया तो उसको भी हमने डिसेप्शन के तौर पे यूज किया। जिस दिन हमें वो करना था हमने कुछ और किया, उसको भी किया। अब उसके लिए भी अगर कोई चुगली निंदा करे कि अरे ये क्यों करा रहे हैं, उनका कौन सा फाइटर यहाँ रहा है, अभी फाइटर का जमाना नहीं है। अभी आपके मिसाइल्स कहीं पे भी जा सकते हैं। और अगला एक डोमेन उसके साथ रिलेटेड है, रिलेटेड टू साइबर। साइबर में हम लोग सब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में 1 बिलियन पॉपुलेशन इज ऑन स्मार्टफोन्स और ऑन कंप्यूटर्स, ऑन इंटरनेट। जितना बड़ा डिजिटल सरफेस एरिया होगा उतना वल्नरेबिलिटी बढ़ेगा। और इसके लिए ऑल ऑफ अस हैव टू इंश्योर, जिसको कहते हैं साइबर हाइजीन, मतलब इंडिविजुअली, और समाज को वी हैव टू सी एट साइबर फाउंडेशन, मतलब जिसको हम संस्कार बोलते थे कि भाई ये चीजें आप मेहरबानी करके ना भेजें ना क्लिक करें। अभी एक छोटी सी चीज है, हम लोग इतना इनोसेंट हैं, राम मंदिर बन गया, अगर आप राम मंदिर सपोर्ट करते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। आप नहीं समझ रहे हैं कि आपका पूरा डेटा बाहर जा रहा है। ऐसे भी इंटरनेट हमारा नहीं है, इंटरनेट यूएसए का है। आज तक यूएसए ने कभी किसी को कोई चीज फ्री में दी है क्या? अगर आपको व्हाट्सएप फ्री दे रहा है, फेसबुक फ्री दे रहा है, फ्री नहीं है। आपका पूरा डेटा उधर जा रहा है। वो बिग डेटा एनालिसिस में एक्सपर्ट है। आप 1 मिनट तक अपने वाइफ से फोन पे बात करते हैं कि हम गोवा चलते हैं, तो गोवा के होटल्स के एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बिग डेटा एनालिसिस, और बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज पम्प्ड इनटू ऑल ऑफ अस। वहां पे अभी हम लोग काफी, वेदर इट इज एआई मिशन, क्वांटम मिशन, इसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी डेटा इज समथिंग अबाउट विच वी आर केयरलेस। वी जनरेट, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, पीटाबाइट से भी कई ज्यादा है। उसका डेटा हम जनरेट करके दूसरे को फ्री में दे देते हैं। तो वी विल हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट। देयर आर ओनली 2 nations which can proudly say that they protect their data. One is China and one is Russia. Americans obviously they will protect it, and I think at some stage we will have to come to that जहां हमारा खुद का WhatsApp हो, हमारा Facebook हो, हमारा खुद का complete data based on information highway, we have to protect it. अब ये कैसे होगा? जो हमारे इंडिजिनस सॉल्यूशंस हैं उसको हमें ही पॉपुलराइज करना है। अगर मैं अभी आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, सभी बोलेंगे यस, तो इंडियन ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं करते? आपको पता है इंडियन ऑल्टरनेटिव कौन सा है? मेपल। अच्छा, कितने लोग मेपल यूज करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, देख लीजिए। तो ऐसे कैसे होगा? आप गूगल के पैसे दे रहे हैं उसको, और मेपल वाला बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, वो चक्कर काटता है हमारे पास, उसकी चप्पलें घिस गई हैं कि वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। और उसी के जैसा अगर किसी ने व्हाट्सएप भी किया तैयार, तो वो भी स्ट्रगल करते करते फिर फाइनली सिलिकॉन वैली चला जाएगा वो, और वही चीज आप यूज करेंगे। फिर वायरस हमारे डिवाइसेस में होता है, डालने वाला भी वही और एंटीवायरस वाला भी वही। तो इंडिया में एक एंटीवायरस सॉल्यूशन है, पता है? इंडिया का एक डेटा क्लाउड है, पता है? ये हालत है। जोहो नाम का एक हमारा सॉल्यूशन है। जोहो बनाने वाले एक इंजीनियर हैं श्रीधर वेंगू, जो यूएसए में रहे, पैसे जितने कमाए नहीं कमाए, लेकिन वापस गांव में आके उन्होंने अपनी एंटिटी शुरू की। धोती पहनते हैं, हाफ स्लीव शर्ट पहनते हैं, साइकिल पे घूमते हैं। उनको हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में 2 साल तक रखा। उन्होंने हमें काफी मदद की ऑन द सेमीकंडक्टर्स एंड मेनी ऑफ द हाईटेक
थिंग। कई लोगों को लगता है कि सर टेक्नोलॉजी तो हमारे लीडर्स समझते ही नहीं है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में श्रीधर वेम्बू थे। आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं, नाम पता है? प्रोफेसर कामाकोटी उसमें अभी भी हैं। आईआईटी हैदराबाद के भी डायरेक्टर उसके अंदर लिए गए हैं। एक स्टैनफोर्ड में हमारे एक यंग इंजीनियर थे अंशुमन, उनको वहां से उठा के यहाँ लाए। वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में। ये जितने ड्रोन देख रहे हैं ना, इसके पीछे काम अंशुमन का है। उसने करीब 5 साल पहले एक ड्रोन कंपटीशन चलाया, उसका नाम था मेहर बाबा ड्रोन कंपटीशन। मेहर बाबा एक बड़े फेमस हमारे पायलट हुए हैं 1947 के बाद, उनके नाम पे ये कंपटीशन चलाया। और वो ड्रोन्स का जो पूरा एक तरह से रेवोल्यूशन कह सकते हैं, उसका एक सीड शायद अंशुमन ने डाला। इज अ यंग पर्सन। मैंने आपको एनवायरमेंट के बारे में बताया। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना कि एनएसएबी के अभी जो कन्वीनर या चेयरपर्सन है मिस्टर आलोक जोशी। मिस्टर आलोक जोशी इज नाउ द चेयरपर्सन देयर। वो पहले आरएनएडब्ल्यू के चीफ थे, उसके बाद एनटीआरओ के चीफ बने और 2018 से एनएसएबी में कंटिन्यूसली हैं। उनसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। और ये काफी कुछ जो अभी कार्रवाई हुई है, जिसमें हमें टेररिस्ट लोकेशन का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, ये सारा कहाँ से निकलता है? हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज एनटीआरओ से सैटेलाइट के जरिए, सिग्नल कम्युनिकेशन के जरिए, इंटरनेट मॉनिटरिंग के जरिए ये पूरा निकाल के वो जो डेटा निकलता है उसको प्रोसेस करके जो हमारी मिसाइल्स हैं, जो हमारे ड्रोन्स हैं, उसके साथ कन्वर्ज करना पड़ता है ताकि एक्यूरेट जाए। चाहे आपका जीपीएस चला भी जाए, लेकिन वो जाएगा बिल्कुल सही जगह पे। ये सारा काम इस देश में काफी कुछ अपने आप हुआ है, थोड़ी बहुत मदद हमने बाहर से ली है। जो एनएसएबी में और भी जो लोग हैं, उसमें जैसे एक यूएस में एम्बेसडर थे, एम्बेसडर अरुण सिंह, उनको लिया गया क्योंकि आपको यूएस से जब कुछ लेना है तो ऐसा व्यक्ति भेजना चाहिए ना जो वहां पे दोस्ती लगाए। रशिया से कुछ लेना है तो पंकज सरन और अभी वेंकटेश वर्मा। बताने का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति अपने मेरिट पे लिया जाता है। ना उसको घर मिलता है, ना उसको गाड़ी मिलती है, लेकिन वो काम करता है, उसको तनख्वाह भी नहीं मिलती। देश ऐसे चलता है। आगे क्या होने वाला है हम सब देखेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज निश्चित है, विकसित के साथ सुरक्षित होना जरूरी है। बस यहीं पे मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।